इंडिया का कैश विड्रॉल 12% से बढ़ चुका है और ऑल टाइम हाई पे है। और अगर इसी हिसाब से कैश विड्रॉल होता रहता है तो लिक्विडिटी पे एक मेजर इंपैक्ट आएगा। डॉलर टू आईएनआर 96 रुपीस पर डॉलर हो चुका है। मतलब एक महीने में 4% से आईएनआर अपनी वैल्यू खो चुका है। बैंक्स इस समय पे बड़े संकट में आने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे ये आपके लिए फायदेमंद है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। क्यों म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं लेकिन वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ये सब डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं क्रूड ऑयल, क्योंकि यही इन सारी चीजों की जड़ है। मैंने एक डेटा एनालाइज करा जहां पे अगर पर बैरल $10 बढ़ता है तो बेसिकली क्या होता है, जो इंपोर्ट बिल्स होते हैं वो $15 बिलियन से बढ़ जाते हैं जब $10 बढ़ता है। सीपीआई इन्फ्लेशन 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है। रुपया प्रेशर में है क्योंकि 95 है और आज की डेट के अंदर 96 हो चुका है। एफआईआई का फ्लो 2.28 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है, वो भी सिर्फ 4 महीनों में। पास्ट में जब भी ये चीज हुई है तब जो शेयर बाजार है वो अप टू 20 से 25% तक क्रैश कर जाता है। और जब जब रुपया वीक हुआ है वो देखा गया है कि वापस रिवर्सल नहीं ला पाता। वो जो वीकनेस हिस्ट्री में सिर्फ 3% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे होती थी, आज की डेट के अंदर जो हमारा रुपया है लास्ट एक साल के अंदर 12% से गिर चुका है। और अगर मैं सिर्फ 5 सालों की बात करूंगा तो 5 सालों में 32% से जो रुपया है वो अपनी परचेजिंग पावर खो चुका है। अब काफी सारे लोगों का ये तर्क होता है कि रुपया वीक मतलब एक्सपोर्ट्स में फायदा होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, इंडियन एक्सपोर्ट्स लास्ट 10 इयर्स के। तो आप देखो क्या हुआ है, 2017-18 में जो एक्सपोर्ट्स थे उसके बाद 2021-22 में जो एक्सपोर्ट है वही सस्टेन कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स के अंदर ऐसा कोई मेजर अपग्रेड हुआ ही नहीं है लास्ट 10 सालों के अंदर। मतलब क्या है कि अगर 10 सालों का डेटा आप रुपयन टर्म में निकाल लो 2016 से, तो रुपया गिरा है करीब करीब 45% और एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, हार्डली कोई एक्सपोर्ट बढ़ा है। इवन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करोगे तो एक्सपोर्ट लास्ट 9 सालों के अंदर डिक्लाइन हुआ है। मतलब 9 साल पहले जो हम एक्सपोर्ट कर पाते थे उससे कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो अभी तक आप कोरिलेशन समझते हो कि यार एक्सपोर्ट बढ़ेगा रुपया कमजोर होगा, वो एक्चुअली में इंडिया के लिए काम कर ही नहीं रहा है। तो एक एक करके इन सारे सिनेरियोस को समझो ताकि आप आने वाले इश्यूज को समझ पाओ। सबसे पहला इशू एक्सपोर्ट। जब हम बात करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स की तो वहां पर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो इंडिया के पास नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रुपया तो कमजोर हो रहा है। हाँ, ऑन पेपर ये चीज बिल्कुल आइडल सिचुएशन पैदा करती है जहां पे इंडियन रुपया गिर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रहा। जब भी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की तो हम भी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। एग्जांपल के तौर पे आपने कई बार सुना होगा कि यार फार्मास्यूटिकल सेक्टर ना हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। बात ठीक है, हम बहुत ज्यादा फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट क्या करते हैं, हम एपीआई इंपोर्ट करते हैं जो एक्चुअली दवाइयों का रॉ मटेरियल है। अगर चाइना चाहे तो आज के आज आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हिला सकता है। मतलब एक जेनरिक मेडिसिन बनाते हो उसके अंदर अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट वो आपके लिए महंगा कर दे तो आपकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी वजह से जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं इंडिया के अंदर तो इंडिया इन सारी सिचुएशन से डील करता है। यूरिया, इसका नाम आपने काफी बार सुना होगा। रिसेंटली मोदी जी ने भी बोला कि इसका यूज कम कर दो। ऐसा क्यों है, हम इंडिया में क्या यूरिया नहीं बना सकते? क्या हम इंडिया के अंदर इन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम करते हैं? नहीं। इंडिया की कंजम्पशन का अप्रोक्सीमेटली 25 से 35% के बीच में जो यूरिया बनता है वो इंडिया में बनता है। बाकी जितना भी यूरिया होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना से करते हैं, रशिया से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर से चाइना से करते हैं, रशिया से करते हैं, मिडिल ईस्ट से करते हैं, और इन सबको मिला करके हम अपनी यूरिया की खपत को पूरा करते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि आप प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते हो। लेट्स से इंडिया आम का देश है, आम बहुत ज्यादा उगता है। आम की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन बचते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो इतना ज्यादा फलता फूलता नहीं है। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो जो चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, ये रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गए हैं। चाइना प्लस वन जिसके बारे में इंडिया के अंदर बहुत चर्चा हुई थी वो एक्चुअली इंडिया
में काम नहीं कर पा रहा। लेकिन चाइना प्लस वन वियतनाम और बांग्लादेश में क्यों काम कर पा रहा है? जो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम है वो हमारे देश से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है। एग्जांपल के तौर पे आईटी सर्विसेज, हमारा जो दिमाग है वो हम बेचते हैं, तो भाई एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग है, इसके ऊपर तो कोई टैरिफ नहीं लगा सकता। हमारे दिमाग के लिए तो कोई भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए ना, इंटेलिजेंट लोग चाहिए। लेकिन ये चीज मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत करती है। अगर आपके पास एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट 10 जब पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होती है, अगर वो इंडिया में नहीं होती तो कॉस्ट आप कंट्रोल नहीं करते। कॉस्ट कंट्रोल करता है जहां से आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो वो वाला देश। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया की इस समय पे। दूसरा सबसे बड़ा इशू आईएनआर का गिरना। आईएनआर इस हिसाब से गिर रहा है, हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं ये बढ़ चुके हैं। अब इंपोर्ट बिल्स क्यों बढ़ गए हैं? $110 पर बैरल के हिसाब से आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो जो कि एक्चुअली अवेलेबल भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो जेब है उस पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अभी भी ये माना जा रहा है कि कम से कम 25% ऑयल के प्राइसेस बढ़ने चाहिए। लेकिन क्या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भर भर के 33 रुपए के आसपास का टैक्स लगाती हैं, अगर वो टैक्स कम कर दिया जाए तो ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसका इंपैक्ट आप तक नहीं आएगा। लेकिन क्या ये कम होने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो अगर ये आपके लिए कम नहीं होने वाले, इंडस्ट्रीज के लिए कम नहीं होने वाले, मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स से लिंक होगा वो सारे के सारे प्रोडक्ट महंगे होने वाले हैं। अब कौन से प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स से लिंक नहीं है? आईटी और बैंकिंग, लेकिन ये भी इंपैक्ट होने वाले हैं। मतलब क्या है कि पूरे के पूरे देश के अंदर महंगाई दर बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में या तो प्रोडक्ट के कॉस्ट महंगे हो रहे हैं या फिर श्रिंकफ्लेशन आ चुका है। मतलब अगर कोई 5 रुपए का पार्ले जी आज से 10 साल पहले लेता था, उसको उस पैकेट के अंदर 10 बिस्किट मिलते थे, तो शायद आज की डेट में 5 मिलते हैं और आने वाले टाइम पे 5 की जगह वो 3 ही रह जाएंगे। मतलब पैसे तो नहीं बढ़े लेकिन जो क्वांटिटी है, जो वेट है वो कम हो गया है। तो इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। और इंडिया के अंदर यही चीज अब देखने को मिल रही है, चाहे नेस्ले हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां पे वो थोड़ा सा पैसा बढ़ाते हैं और क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो छोटे शैम्पूज होते हैं वो ज्यादा बिकते हैं, जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं वो कम बिकते हैं। तो ये भी इशू यहां पर दिख रहा है। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा पॉजिटिव साइन की। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका दिमाग थोड़ा सा खुला हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ हद तक ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हिस्टोरिकली जब भी इस हिसाब से चीजें बढ़ी हैं, बाजार के अंदर 25 से 30%, 40% का करेक्शन आया है। और ये आप मान करके चलो ये शुरुआत है, अगले 2-3 हफ्तों में मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये सारी सिचुएशन होते हुए दिखे, बाजार के अंदर आपको चीजें प्राइस इन होते हुए दिखे। क्योंकि जो मार्केट होती है वो फ्यूचर की चीज को आज प्रिडिक्ट करती है, आपको सजा या रिवॉर्ड दे देती है। कोई कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, मतलब क्या है, स्टॉक आज से भागना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट का वेट नहीं करेगा। अगर कोई कंपनी आने वाले टाइम पे गिरने वाली है, आज उसके प्राइसेस तोड़ दिए जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा आपको उसके प्राइस में इतनी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। अब यही चीज इंडियन मार्केट के साथ भी होती है। अगर आप अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इवन महीने भर की बात करोगे तो जो सिचुएशन हमें दिख रही है इसके हिसाब से बाजार के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए। अब थोड़ा बहुत करेक्शन की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो रिटेल का पैसा है वो दबा करके डल रहा है, जिस वजह से मार्केट इस यहाँ पे टिकी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो बाजार है वो 1.5-2 साल से चला नहीं है, इसी के साथ साथ कंसोलिडेट कर रहा है और इसी के साथ साथ वैल्यूएशन कम हो चुकी है। लेकिन आज भी जिन कंपनीज की वैल्यूएशन हाई है वो पिट रही हैं। तो इसी वजह से आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको कुछ करेक्शंस देखने को मिलेंगे, 10-12-15% के करेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो कि 5 साल 6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और क्यों ये बेस्ट टाइम है उसके लिए। ये डेटा बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो इक्विटी रिटर्न्स होते हैं वो लीनियर नहीं होते हैं। अगर आपने कुछ डेज मिस कर दिए होते तो क्या होता? सपोज करो किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं निफ्टी 50 टीआरआई में 1999 से 2025 के बीच में। अगर कोई इंसान इस पूरे एंटायर पीरियड के अंदर इन्वेस्टेड होता, मतलब पैसा नहीं निकालता, तो उसके जो रिटर्न्स बनते वो 2.93 करोड़ के आसपास बनते। लेकिन अगर कोई बेस्ट 5 डेज को सिर्फ मिस कर देता
तो उसके जो रिटर्न्स थे वो 38% गिर जाते और उसके जो रिटर्न्स बनते वो 1.83 करोड़ के आसपास बनते। अगर कोई से 25 दिन मिस कर देता तो जो उसके रिटर्न्स थे वो बनते करीब 57 लाख, मतलब 80% रिटर्न नहीं बनते। और कोई 50 बेस्ट डे मिस कर देता तो 94% जो रिटर्न्स हैं वो लोअर बनते। इसका मतलब ये है कि डेटा भी हमें ये बताता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टेड रहते हो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहते हो, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। वहीं पे शॉर्ट टर्म के अंदर आपको पूरा का पूरा लॉस देखने को मिलता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई 5,000 की एसआईपी कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 14% के रिटर्न मिले हैं, 23 साल तक इन्वेस्ट करता है, तो कैसे रिटर्न होंगे? पहले कुछ सालों के अंदर, मतलब पहले 5 सालों के अंदर जो आपके रिटर्न्स होंगे वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होंगे। जो आप इंटरेस्ट कमाओगे और जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो कहीं पर भी कोरिलेट नहीं करेगा। आप सोचोगे भाई कुछ हो नहीं रहा, 8 साल इन्वेस्ट कर दिए हैं मैंने, लेकिन यहाँ पे 9वें साल में चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। जहां पर आप 60,000 रुपए डिपॉजिट करते हो और टोटल डिपॉजिट 5,40,000 होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है 5,40,000 पे वो हो जाता है 1,43,000 रुपए के आसपास। मतलब अब जो आपकी एसआईपी अमाउंट है साल की उससे ज्यादा हो रहा है और उसके बाद यहां से कंपाउंडिंग ग्रो करना शुरू करती है। हर साल आप पैसा उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आप देखो कितनी तेजी से बढ़ता चला जाता है। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप देखोगे कौन से साल के बाद आप एक्चुअल रियल प्रॉफिट देखना शुरू करते हो, 5 साल। अगर आप लगातार 5 साल इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है साल का और जो आपका इंटरेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और 8वें 9वें साल तक, इवन 7वें साल तक जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है और जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका होता है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आसपास। ठीक है, इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब स्टार्टिंग के 5 से 6 साल आप मान करके चलो कि यहां पर कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद ऑल ऑफ द सडन जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा। ये मैंने आपको कैलकुलेटर के थ्रू दिखाया है, लेकिन अगर मैं रियल मार्केट की बात करूं तो ये पूरा अलग तरीके से दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि रियल मार्केट लीनियर वे में चलती ही नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल उठा करके देखोगे तो क्या होता है, हिस्टोरिकली अगर कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है लेट से 2016 में और 2020 में बैठा है, भाई जीरो रिटर्न है उसके। ठीक है, 2020 के बाद अगर कोई इंसान आज तक इन्वेस्टेड है तो उसकी क्या रिटर्न्स थे 2023 तक में? 39% के रिटर्न्स थे, कुछ भी रिटर्न्स नहीं थे, ऑलमोस्ट ना के बराबर रिटर्न्स थे। तो अगर आप ये सोचो कि भाई लीनियर वे में चलेगा, ऐसा चलता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये ऐसे चलता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, ये ऐसे चल के फिर ऐसे बढ़ता है। इसको जे कर्व कहते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करती है और हिस्टोरिकल आप देखोगे ऐसा ही होता है। 2-3 साल तक आपके ऑलमोस्ट 0% के रिटर्न्स होते हैं और उसके बाद रिकवरी आती है जब बाजार सस्ता हो जाता है। अभी तक हमने यहां पर सीखा कि ये वो टाइम है जब सब इंसान नेगेटिव हैं और आपको यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी रोकनी नहीं चाहिए। अब यहां पे कुछ प्रिकॉशंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि इस समय की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहला प्रिकॉशन कि देखो, जब भी बाजार गिरता है और मान लेते हैं 2 से 3 साल गिरा रहता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कम भी गिर सकता है, ज्यादा भी गिर सकता है। आजकल के कर्व की रिकवरी हमें देखने को मिलती है, बाजार गिरता है और झटके से उठ जाता है। ठीक है, अगर ये 2 से 3 साल तक कुछ नहीं होता तो आपकी जो एसआईपी है वो होती रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए? क्योंकि मान लो बाजार यहां से 50% गिर गया, मैं कह रहा हूं नहीं भी गिरता बट मान लेते 50% गिर गया। अब आप डरो ना, क्योंकि अगर जॉब चली जाती है, क्योंकि भाई जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, रिसेशन बढ़ता है, तो जॉब्स जाती हैं, तो 6 महीने तक आप अपना घर का खर्चा आराम से चला पाओ। ये चीज पहली चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जब बाजार गिरता है तो एसआईपी बेस्ट चीज होती है, क्योंकि रिकवरी में अच्छी रिकवरी आती है। हर इंसान सिर्फ ऊपर चढ़ती हुई चीजों में इन्वेस्ट करना चाहता है, नीचे गिरने वाली चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आपके पास ये टाइम है जब नीचे गिर रहे आप इन्वेस्ट करो, ताकि रिकवरी आपके सामने है। अब तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और यहां पे चीजें हो जाती हैं थोड़ी सी खराब, क्योंकि यही चीज लोगों को पसंद नहीं आती। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एसआईपी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 5 से 10 सालों के लिए, लेकिन आपको एसआईपी इंडियन मार्केट में ही करनी है, ये तो किसी ने नहीं बोला आपसे, है ना। एसआईपी का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कहीं पर भी करो, सिस्टमैटिक वे में करो। अगर एक म्यूचुअल फंड गिर रहा है तो किसने बोला वहां पर इन्वेस्ट करना है? दूसरे में शिफ्ट कर जाओ, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से बना होगा। तो इसको कहते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसको कैसे करना चाहिए? मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मार्केट बड़ी है, सबसे पहली चीज 80% एसआईपी हमें इंडिया में करनी चाहिए, लेकिन 20% हमें बाहर भी करनी चाहिए। क्यों? जो
आईएनआर गिर रहा है हमारा, मान लो अगर आप 14% के एवरेज रिटर्न निकालते हो, आईएनआर ही आपका अगर मान लो 5% गिर जाता है, तो आपके रियल रिटर्न बने 9% के, इसके ऊपर आप टैक्स भी दोगे तो वो बन जाएंगे करीब करीब 8% से। तो परचेजिंग पावर तो आपकी बनी ही नहीं ना, क्योंकि करेंसी डीवैल्यू हो गई। अब इस 8% पे मैं कह रहा हूँ 6% का अगर आप इन्फ्लेशन भी जोड़ लो, तो भाई आपके रियल रिटर्न्स तो 1 या 2% से ज्यादा है ही नहीं। 1 या 2% के रियल रिटर्न्स ये अच्छे होते हैं, पहली चीज, इसको मैं बुरा नहीं कह रहा, ये अच्छे रिटर्न्स होते हैं। लेकिन अगर आप इसी के अंदर करेंसी रिस्क को थोड़ा कम कर लो, तो ये 1 या 2% के रिटर्न 3% में बन जाएंगे लॉन्ग टर्म में। रियल रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, बाजार गिर गया तो गोल्ड चढ़ सकता है, इसके अंदर लें, थोड़ा सिल्वर रख लें, थोड़ा सा यूएस स्टॉक रख लें, थोड़ी सी इक्विटी इंडिया की रख लें। मतलब एक मिला जुला गठन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई एसआईपी कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं। एसआईपी ही करनी है, पैसा ही धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है, तो इंडिया के साथ बाहर भी करो। किसने रोका है, समझ रहे हो? तो लोग एसआईपी मतलब इंडियन मार्केट समझते नहीं, एसआईपी मतलब एसआईपी, ये एक प्लान है, ये एक डिसीजन है जो आप हर महीने लेते हो, ये एक प्रैक्टिस है। कहां कर रहे हो, ये चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, आपकी समझ के हिसाब से जहां सही लगे वहां करो, लेकिन ये करो, क्योंकि अगले 2-3 साल शायद थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं जिस हिसाब से आज की मार्केट दिख रही है। बाकी कल का कल देखेंगे। बाय बाय।